हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम का फुली एनालिसिस करेंगे हिंदी में, और प्लस में जितने भी इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हुए हैं पोएट के द्वारा उन सभी पोएटिक डिवाइसेस को समझेंगे, और साथ ही यह भी समझेंगे कि वो पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं और कैसे यहाँ पर यूज है, उनका रीजन क्या है और क्यों यूज है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इस पोएम का फुली एनालिसिस हिंदी में समझेंगे और पोएटिक डिवाइसेस को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस पोएट्री में यूज है। तो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए यहाँ पर जो पोएम का फर्स्ट स्टांजा है, फर्स्ट स्टांजा में पोएट कहता है कि एक कौवे ने जिस प्रकार से, जिस तरीके से कवि के ऊपर हेमलॉक ट्री धतूरे का एक पौधा होता है जो कि एक जहरीला पौधा होता है, तो उस धतूरे के पौधे के ऊपर एक क्रो यानी एक कौवा बैठा हुआ रहता है और कौवा उसके डाली को हिलाता है और जिससे डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का जो धूल है, बर्फ़ का छोटा छोटा जो कण है, टीनी पार्टिकल ऑफ स्नो, तो वह कवि के ऊपर पड़ता है। और कवि के ऊपर जब वो डस्ट ऑफ स्नो पड़ता है तो पड़ने का इफेक्ट उसके ऊपर क्या होता है, इस चीज़ को नेक्स्ट स्टैंजा में लिखते हुए पोएट कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। यानी इससे हुआ क्या, तो इससे कवि का जो हार्ट है, कवि का जो हृदय है वो बदल जाता है, यानी कवि का पूरा मूड ही, पूरा मिजाज ही बदल जाता है। और इससे क्या होता है, दिन का वह भाग जो कि र्यूड होने जा रहा था, यानी जो कि रूइन होने जा रहा था, यहाँ पे ये जो वर्ड है एक तरह से रूइन है यानी बर्बाद होना, र्यूड मतलब रूइन यानी बर्बाद होना। तो दिन का एक भाग जिसको बेकार वो समझ रहा था पोएट कि ये बर्बाद जा रहा है, आज मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया या ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ अच्छा, तो वह बच जाता है, वह सेव हो जाता है, यानी कवि को वह दिन यूजफुल लगने लगता है। इस प्रकार से इसका मूड चेंज हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि इस पोएट्री के अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो देखिए इसका राइम स्कीम क्या है पोएट्री का, ए बी ए बी ए बी ए बी में पूरा का पूरा पोएट्री ये जो है लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला जो स्टैंजा है, पहला स्टैंजा समझते हैं, मी स्नो फ्री। मी यानी इसको ए मानते हैं, स्नो ओ अंत में पढ़ने से इसको बी मान रहे हैं, और ये भी ई यानी मी से मिल रहा है, इसको भी ए मानते हैं। इस प्रकार ए बी ए। और नेक्स्ट जो लाइन है ये नेक्स्ट स्टैंजा, इसके अंदर देखते हैं हार्ट मूड पार्ट र्यूट। हार्ट ये ए मान लिए, मूड बी मान लिए, पार्ट इसको भी ए है उससे मैच कर रहा है, और र्यूड मूड की तरह इसको भी बी, तो ये है ए बी। ठीक है, तो इस तरह से इसका पोएटिक डिवाइस है। अब आते हैं हम इसके अंदर जो यूज्ड हैं पोएटिक डिवाइसेस उनके ऊपर। पहला पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं इमेजरी। इमेजरी देखिए क्या होता है। फ्रोस्ट यूजेज सिंपल इमेजरी लाइक ए क्रो स्कैटरिंग स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो। देखिए यहाँ पर इमेजरी होता पहले क्या है इसको समझेंगे। इमेजरी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें पोएट जो है अपने शब्द के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से वह एक ऐसा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करता है जिसके माध्यम से एक इमेज बन जाता है रीडर के माइंड में, यानी जो उस चीज़ को पढ़ेगा, जो उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेगा, तो पढ़ने के बाद दिमाग में एक तरह का चित्र बन जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इमेजरी। यहाँ पर जो फ्रोस्ट है यानी कि जो धुंध है, यूजेज सिंपली इमेजरी लाइक ए क्रो स्कैटरिंग स्नो, यानी यहाँ पर लगता है कि एक धुंध सा बर्फ़ का फैला हुआ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैला हुआ है, और एक कौवा है जो हेमलॉक ट्री के ऊपर है, और डस्ट ऑफ स्नो, यानी ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब क्या है, एक तरह से हियर फॉलिंग ऑन द पोएट टू डिपिक्ट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द पोएट। यहाँ पर डस्ट जो है यानी कि जो बर्फ़ का जो धूल है, बर्फ़ का जो टीनी पार्टिकल है पोएट के ऊपर जो पड़ रहा है, एक तरह से नेचर का पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है।
और एक तरह से ऐसा चित्र भी क्रिएट कर रहा है कि ऐसा दृश्य होगा, कैसा होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये सारे जो वर्ड्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो और ये हेमलॉक ट्री और ये सब स्कैटर्ड स्नो पार्टिकल्स, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से पोएट इमेजरी क्रिएट करने का प्रयास किया हुआ है। नेक्स्ट जो डिवाइस इसके अंदर यूज है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखिए, एलिट्रेशन इज द अकरेंस ऑफ सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। यानी एक सेम साउंड होता है जो बार बार आता है। और यहाँ जो पहला लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ ये जो लाइन है बिगिनिंग के स्टैंजा में, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसमें क्या है, एच और एच, यानी सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन। तो इसमें ये क्या है, तो ये इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज किया हुआ है। सॉरी, ये जो है ये हाँ सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो डिवाइस है एलिट्रेशन का, यह भी इसमें एक एग्जांपल दे रहा है कि सेव्ड सम, एस, यह भी एक एलिट्रेशन डिवाइस का एग्जांपल है। दूसरा जो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल टू सिग्निफाई आइडियाज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। सिंबोलिज्म क्या होता है, तो यह एक ऐसे सिंबल का यूज किया जाता है वर्ड के माध्यम से ही जो एक आइडिया देता है और सिंबॉलिक मीनिंग यानी प्रतीकात्मक अर्थ देता है। कहने का मतलब कोई है वर्ड, क्या वर्ड दूसरा है और उसका सेंस मीनिंग दूसरा होगा, वो दूसरे चीज़ को सिग्निफाई करेगा, दूसरे चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरह का, यानी लिटरल मीनिंग से उसका रियल मीनिंग डिफरेंट होता है। लिटरल मीनिंग शब्द का अर्थ कुछ और रहेगा और उसका भाव कुछ और रहेगा। जैसे यहाँ पर द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एज ए सिंबल टू शो द इमोशन लाइक डिजेक्शन, ग्लूम, डिप्रेशन। ये सारे जो फीलिंग्स है, डिजेक्शन, ग्लूम एंड डिप्रेशन, इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री, यानी एक तरह से अनऑस्पिशियस फीलिंग, अशुभ भावना, इसको व्यक्त करने के लिए डिप्रेशन की भावना, ग्लूमी यानी उदासी, इस चीज़ को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ किया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री का। यानी इसका लिटरल मीनिंग तो डिफरेंट है, क्रो माने कौवा, हेमलॉक ट्री ये तो धतूरे का पौधा है, लेकिन यहाँ इसका सिंबॉलिक जो मीनिंग हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ सिंबोलिज्म डिवाइस का यूज किया हुआ है। ऑल्सो ही हैज यूज्ड दिस एज सिंबल टू शो दैट दिस इनऑस्पिशियस थिंग्स ऑफ नेचर कैन ऑल्सो चेंज ए पर्सन्स मूड एंड माइंड। यहाँ पर पोएट ने यह भी दिखलाया हुआ है कि किस प्रकार से प्रकृति में ये सारी चीज़ें जिनको इनऑस्पिशियस यानी अशुभ माना जाता है, वह चीज़ भी एक व्यक्ति का मूड को चेंज कर सकता है और उसके माइंड को हैप्पी कर सकता है। तो इस प्रकार से सिंबोलिज्म का यूज किया हुआ है। पोएट का क्या यहाँ पर स्थिति था, तो पोएट हैविंग ए बैड डे, उसका दिन खराब जा रहा था और उसके बारे में यह स्पष्ट था कि खराब जाएगा दिन मेरा। हाउएवर टू मेक अस अंडरस्टैंड द सेवरिटी ऑफ हिज sullen mood, he introduces us the symbol of the hemlock tree. Hence the hemlock tree, यहाँ पर उस मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हेमलॉक ट्री का यूज़ किया एज ए सिंबल, फ्रॉम विच द पॉइजन इज सेड टू बी मेड, इज ए सिंबल ऑफ डेथ। और हेमलॉक ट्री के अंदर से क्या किया जाता है, एक पॉइजन निकलता है, एक जहर निकलता है जो डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। द नेक्स्ट सिंबल दैट द पोएट इंट्रोड्यूसेस टू अस इज दैट ऑफ द क्रो। अगला सिंबल, अगला प्रतीक पोएट ने यूज किया है कौवा। अ क्रो इज एन एम्बिगस सिंबल एंड कुड स्टैंड फॉर मैनी थिंग्स। कौवा क्या है, का शुभ होता है और बहुत सारी इसके मतलब इसका मीनिंग होता है, इसका निगेटिव अर्थ होता है। जनरली द क्रो इज कंसिडर्ड टू बी द अगलीस्ट एमॉन्ग ऑल बर्ड्स। और मुख्य रूप से कौवे को सभी चिड़ियों में अगलीस्ट माना जाता है, यानी कहने का मतलब ये कुरूप माना जाता है। Hence it could be another side to degrade the poet's mood once again। यानी एक तरह से एक दूसरा दृश्य फिर से प्रस्तुत करता है कौवा के माध्यम से कवि के मूड को डिग्रेड करने का, खराब करने का। यहाँ पे देखिए इन्वर्जन डिवाइस। इन्वर्जन डिवाइस जो है, when the structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme, the poetic license is called inversion। यानी कहने का मतलब है जब किसी कवि के द्वारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है
उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। किस लिए, तो राइम क्रिएट करने के लिए, यानी एक दूसरे से तुकबंदी हो, एक दूसरे से राइम मैच करे, इसके लिए सेंटेंस का बनावट कभी चेंज कर देता है। तो वहाँ पर ऐसा जहाँ भी किया जाए समझिए कि इन्वर्जन डिवाइस का यूज किया गया है। स्टैंजा 1 में पोएटिक डिवाइस इन्वर्जन का यूज किया गया है। और ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इंजैममेंट, इंजैममेंट जो है द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, बिना पंक्चुएशन मार्क का यूज किए हुए, ना तो कोई कोमा, ना फुल स्टॉप, ना कुछ सेमी कॉलन, इस तरह का कुछ भी सिंबल न दिए हुए और लाइन कंटिन्यू रहे अगला लाइन तक, तो उसी को इंजैममेंट डिवाइस बोलते हैं। द पोएम इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द पोएटिक डिवाइस, यह पूरे पोएम इंजैममेंट डिवाइस का बहुत अच्छा उदाहरण है। इट हैज़ बीन यूज थ्रू आउट द पोएम, पूरे पोएम में इसका यूज़ किया गया है। द लाइन्स ऑफ स्टैंजाज फ्लो टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन, बिना किसी पंक्चुएशन का इस पोएम का लाइन नेक्स्ट स्टैंजा, मतलब स्टैंजा का एक लाइन दूसरे लाइन तक चला जा रहा है। देखिए कैसे हम थोड़ा आपको दिखा भी दें, नहीं तो आप हो सकता है नहीं समझे। देखिए यहाँ पर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, किसी भी तरह का, यहाँ पर बहुत सारे पोएम में आप देखिएगा कि यहाँ एक कोमा रहता है, यहाँ 2 कोमा रहता है, फिर 1 कोमा, फिर 2 कोमा, ऐसा, या लास्ट में फुल स्टॉप रहता है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो इस प्रकार से इंजैममेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और पूरे पोएट्री के अंदर इंजैममेंट डिवाइस का ही यूज किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो डिवाइस है, बहुत ही फेमस डिवाइस है, मेटाफोर। दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन ए कवर्ड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज़, 2 डिफरेंट चीज़ों या आइडियाज़ के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है और उसमें क्या होता है, लाइक, एज लाइक, इस तरह का सिंबल यूज नहीं होता है, तो समझिए कि वहाँ मेटाफोर डिवाइस का यूज किया रहता है। इन दिस पोएम द पोएट यूजेज द डिवाइस ऑफ मेटाफोर इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा के थर्ड लाइन में इसमें पोएट ने जो है मेटाफोर डिवाइस का यूज किया है, जहाँ की वो कंपेयर करता है मास ऑफ स्नोफ्लेक्स एटॉप द हेमलॉक ट्री विद डस्ट। यहाँ स्नोफ्लेक्स जो बर्फ़ के बहुत सारे डस्ट हैं उनका बहुत मतलब एक तरह से हीप है, ढेर है, और उसको वो तुलना कर रहा है हेमलॉक ट्री, वहाँ पर कंपेयर्स द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स एटॉप द हेमलॉक ट्री विद डस्ट, उनको डस्ट से तुलना कर रहा है, जो बहुत सारे मात्रा में हीप है डस्ट का, और उसको डस्ट से तुलना कर रहा है स्नोफ्लेक्स का, स्नो के हीप को। तो एक तरह से डस्ट दूसरा चीज़ होता है, धूल डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पर स्नोफ्लेक्स डिफरेंट चीज़ है, आइस का इससे कंपेयर कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ मेटाफोर डिवाइस का यूज है, और जबकि किसी भी तरह का सिंबल भी नहीं है, लाइक, एज, ये सब है भी नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो डिवाइस है साइनेक डोचे यानी सिंक डोचे डिवाइस, देखिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का डिवाइस है। दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज यूज्ड इन मैनी वेज to represent one thing with the help of an entirely different one. In this poem, the poet uses this device to represent the whole in the first line of the second stanza. यहाँ देखिए ये इस डिवाइस का मुख्य चीज़ है क्या। इस डिवाइस में ऐसा होता है कि जो पोएट होते हैं या किसी भी पोएम में एक ऐसा वर्ड रहेगा और उस एक वर्ड से पूरे होल कंटेंट के बारे में यानी इंटायरली कंटेंट के बारे में पता चलेगा। तो समझिए कि वहाँ पर सिंक डोचे डिवाइस का यूज़ किया गया है। सिंक डोचे का ये सिम्टम ही होता है, वर्ड एक रहेगा मतलब पूरे इंटायर कंटेंट का बोध कराएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कवि कहता है हर्ट कि उसका हर्ट चेंज हो गया, लेकिन हर्ट ही नहीं चेंज हुआ, पूरा कवि का मूड ही चेंज हो गया, यानी पूरे एक पर्सन को डिनोट कर रहा है। ये हर्ट जो है एक खास ऑर्गन को डिनोट नहीं कर रहा है, यहाँ पर पूरे पर्सन को डिनोट कर रहा है कि पूरे पर्सन का मूड जो है चेंज हो गया। ठीक है, हैज़ अंडरगॉन ए चेंज ऑफ मूड बिकॉज द क्रो हैज़ मेड द स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री रेन डाउन ऑन हिम, हाउएवर ही इज नाउ एक्सपीरियंसिंग ए बेटर मूड। तो कौवे ने उसके ऊपर जो बर्फ़ गिराया उससे पूरा का पूरा उसका जो है मूड चेंज हो गया, कवि का मूड अच्छा हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ द क्रो, यानी क्रो का जो एक्शन हुआ कौवे का उसके चलते मुख्य रूप से एक तब इंटायरली फीलिंग यानी पूरे इंटायर पोएट का मूड चेंज करने की बात कर रहा है।
सिर्फ हर्ट के माध्यम से। इस प्रकार से वहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सिंक डोचे डिवाइस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए एजोनेंस है। द प्रोमिनेंस ऑफ द वॉवेल साउंड थ्रू आउट ए लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। कोई भी ऐसा पोएट्री का लाइन होता है जिसमें वॉवेल साउंड का ही प्रधानता रहता है, बार बार वॉवेल साउंड ही होता है, तो वैसा पर एजोनेंस डिवाइस का समझिए कि यूज किया हुआ है। देखिए ये जो स्टांजा 1 है और इसका लाइन 2 है, सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर साउंड ओ का प्रोमिनेंस है। सुक देखिए डबल ओ, यहाँ पर सिंगल ओ, यहाँ पर एक ओ, और इस प्रकार से यहाँ पर ओ का ज़्यादा प्रोमिनेंस है, ज़्यादा मात्रा में ओ है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एजोनेंस डिवाइस का यूज किया गया है। और इस प्रकार से इसमें यही सब पोएटिक डिवाइसेस हैं। आशा करते हैं कि अब आप अच्छी तरह से इस पोएट्री में यूज हुए पोएटिक डिवाइसेस को आप समझ चुके होंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी नेक्स्ट पोएट्री या नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। और जैसा कि हमने कहा है कि बिल्कुल आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सारे जितने भी कंटेंट्स हैं सिलेबस के अंदर सबको हम स्पीडली कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन।